नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वनीता किशोर जोशी क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के केस में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे और एक केस को कहानी का रूप देने के लिए मैंने आज ये कलम उठाई है। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, क्राइम नेवर पेज। अपराध कभी नहीं छुपता, कभी भुगतान नहीं करता। केशव नगर पुणे में भी ऐसा ही एक केस सामने आया था, जो शुरू तो हुआ था एक स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन बाद में एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनता गया। तो आइए देखते हैं इस केस का रूट कॉज यानी कि दस्तक। मैं स्नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है मिलन अपनों से अपनों का। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनों से अपनों को मिलाने का। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जोड़ी की जो घर से 2 साल पहले भागी थी लव मैरिज के लिए। पापा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं आपको हमेशा गलत समझती रही। भले ही बच्चे अपने माँ बाप को पराया समझे, पर माँ बाप कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते। देखो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ मनीष, ये क्या तमाशा है? ये कोई तमाशा नहीं मंदिरा, ये सच्चाई है। ये तुम्हारे सफेद पोश बाबा जो सोफे पे बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना, असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। इन्होंने 3 खून किए, और ये बात मैं नहीं, आई ने मुझे खुद बताई। अगर फिर भी भरोसा नहीं है मेरे पे तो खुद पूछ लीजिए ना आई से, सामने है ना आपके सामने। स्नेहा, अभी माँ से सच उगलवाओ, इससे अपने को टीआरपी मिलने वाली है। गायत्री जी, क्या ये बात सही है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आपने ही बोला था ना कि मंदिरा को लेके भाग जाओ, वरना मंदिरा के बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। बोला था कि नहीं? आप सबके पब्लिक के सामने बता दो बस। अरे ये क्या बोलेगी? मैं बताता हूँ ना, मंदिरा का हमसे समझौता तुझे मंजूर ही नहीं है, क्योंकि तू मंदिरा को खुश देखना नहीं चाहता। और ये जो हरकत की है ना तुमने, इससे साबित हो रहा कि हम गलत नहीं थे, तेरी जात ही ऐसी है हमारी ऐसी चाह, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम आपके साथ खूनी नहीं है। चुप, बहुत हो चुका। और तू सुन ले, तेरा ये फैसला है ना, उस वक्त भी हमें मंजूर नहीं था और आज भी मंजूर नहीं है। इसके आगे अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। बाबा 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 बाबा, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे मर गए तेरा आई बाबा। चल। अजीत जी, प्लीज, हमें आपसे 2 मिनट ए भैया, तेरी नौटंकी बंद करो। ये तेरे शो पे ना मैं मानहानि का दावा ठोक सकता हूँ। सर, ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप 2 मिनट। चल। बाबा सर, प्लीज रुकिए सर। मनीष, मनीष। टीवी जैसे मनोरंजन के माध्यम पे मनीष ने एक हलचल मचा दी थी। एक लाइव शो में सब लोगों के सामने अपने फादर इन लॉ अजीत पर एक संगीन आरोप लगा दिया, जो अखबारों की सुर्खियों में आ गया। मामला बड़ा था, इसलिए पुलिस टीम ने भी जांच करने के आदेश पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मंदिरा? चलो एक पल के लिए मान लिया कि तुम सच कह रहे हो। मेरे बाबा ने 3 लोगों की जान ली है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो 3 लोग कौन है? पर तुम्हें जान के क्या करोगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये क्या चल रहा है आपके सेट पर? आपको अंदाजा भी है कि आपका ये शो बाहर कितनी बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है? किसी ने आपके शो पर इतने बड़े जुर्म का खुलासा किया है। अगर ये खुलासा बेसलेस साबित हुआ ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमें मनीष के घर का एड्रेस और उसका फोन नंबर दीजिए। मनीष जी साहब, मैं और मंदिरा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे भी साहब, पर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं एक गरीब परिवार से, पिताजी और मैं ऑटो चलाते हैं। मंदिरा के बाबा की नज़र में हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। उस दिन के बाद मंदिरा के बाबा ने मंदिरा को घर में कैद कर दिया, फिर उसका कॉलेज भी जाना बंद करा दिया। फिर एक दिन आई, क्या बोल रही हो? अगर मुझे मंदिरा को लेके भागना होता तो कब का भाग जाता।
हमें बाबा का दिल जीतना है. देख बेटा, ये दिन कभी नहीं आने वाला. तू नाही ओळखत मंदिराच्या बाबांना. अरे वो बहुत भयानक आदमी है. मंदिरा के बाबा किसी को माफ नहीं करते. अरे 1 साल पहले तो उन्होंने 3 खून करके लाशों को गाड़ दिया है. तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को मार डालेंगे वो. और एक बात, ये सब मंदिरा को कभी नहीं बताना. बस इतना कर, जितना जल्दी हो सकता है तो यहाँ से कहीं दूर चला जा मंदिरा को लेके. मेरी बात मान ले और यहाँ पे कभी वापस मत आ बेटा. मेरी बात मान ले तो भाग जा यहाँ से. मुझे लग रहा था कि आई सच बोल रही है, इसीलिए मैं और मंदिरा भाग निकले. 2 साल भटकते रहे. मुझे कई बार महसूस भी हुआ साहब कि मंदिरा के बाबा के लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं. ये दर दर भटकने के बाद थोड़ी शांति मिली तो मंदिरा ने शो में जाने की जिद पकड़ ली. मैंने काफी मना भी किया साहब, पर मनीष, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी पत्नी कहाँ गई होगी? ये काम उसके बाबा का ही है. मैंने कई बार उसके फोन भी ट्राई किया, 2 बार रिंग भी बजे, फिर उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया. मैं आपके पास ही आने वाला था साहब. प्लीज मंदिरा को ढूंढ निकालवाओ. तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? पुणे, केशव नगर. मंदिरा के आई बाबा भी वहीं रहते हैं. हमारा तो साहब यहाँ कोई है नहीं, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने बाबा के पास चला जाऊँ. लेकिन मनीष, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. तुम पुणे ही जाओ. और रही बात मंदिरा की, तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके हम तफ्तीश शुरू कर देते हैं. वागले, ये मंदिरा के फोन को ट्रेस करो. आसपास पूछताछ से शुरुआत करो. कहाँ गई, कैसे गई, किसी ने कुछ तो देखा होगा. सर, बात कुछ भी हो, लेकिन एक नवजात बच्चे को उसकी माँ इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती. हो सकता है मंदिरा के पिता ने कुछ किया हो. मंदिरा के पिता को अगर कुछ करना होता तो वो मनीष के साथ करते. खैर, तुम एक काम करो, इस अज्ञात विक्टिम के मर्डर केस को पूना केशव नगर पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करो. और इस मनीष पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान ने 2 सालों तक ये राज अपने पेट में छुपाए रखा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने एक टीवी शो पर उल्टी कर दी. ये एक असाधारण केस था और पुलिस को भी स्वीकार था. गहरी जांच के आदेश भी मिले थे. हमने ये केस लाइव टीवी पे देखा था, लेकिन तब ये बात पता नहीं थी कि ये केस हमारे थाने क्षेत्र का है. जब ऑफिशियली ये केस हमें हैंडओवर हुआ, तब हमने कार्रवाई शुरू कर दी. अब हमें 2 केसेस सॉल्व करने थे. एक मंदिरा की मिसिंग कंप्लेंट और दूसरा अजीत पे लगाए गए 3 हत्याओं के आरोप का सच. मैंने और मेरी टीम ने हर एक स्टेटमेंट को कई बार पढ़ा, बारीकी से समझा, टीवी फुटेज देखा और कूद पड़े मैदान में. सुलह करने गए थे अपने बच्ची से. सारे गिले शिकवे मिटा के उन्हें अपनाना चाहते थे, सिर्फ हमारे नवासे का मुंह देखने के लिए. हमें क्या पता हम पर कीचड़ उछलने की साजिश हो रही है. बच्चे अपने माँ बाप को पराया समझे, पर माँ बाप कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते. अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम दोनों की जान लेकर. मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कि अगर हम इनके हाथ लग जाते ना, तो हमें ये जान से मार देते. इन्होंने 3 खून किए और ये बात मैं नहीं, आई ने मुझे खुद बताई. गायत्री जी, मनीष के स्टेटमेंट के हिसाब से आपने उसे बताया था कि आपके पति ने 3 साल पहले 3 हत्याएं की. मंदिरा के साथ भागने को भी आप ही ने कहा था, तो फिर ये इल्जाम कैसे हुआ? ये तो सिर्फ उसने आपकी बात दोहराई है. मैंने भागने के लिए जरूर कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि दोनों प्यार करने वाले मिल जाएं, लेकिन अपने पति के बारे में इतनी घिनौनी बात मैं कभी नहीं कह सकती. आपकी बेटी मंदिरा मुंबई से गायब है. यहाँ पर आई थी? वो यहाँ तो नहीं आई. वो गई कहाँ? इंक्वायरी चल रही है. 5 सितंबर को स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद आप कहाँ थे? मैं सीधा पुणे चला आया, गायत्री को घर छोड़ा और मैं वर्कशॉप चला गया. मैडम, ये मनीष झूठ बोल रहा है. उसे पकड़िए, 2 डंडे मारिए, सब सच उगलेगा. वो उसी ने कुछ किया मेरी बेटी को, और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है. तो आपने मनीष को कभी नहीं धमकाया? मैंने धमकाया था ना, क्योंकि मैं इनके रिश्ते के खिलाफ था. एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए कर रहा था, लेकिन उसे कूड़े में खेलने का शौक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ. और ये बात कितनी सच है कि आपके लोग मनीष के पीछे पड़े हैं और उसे परेशान कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा कोई आदमी मनीष के पीछे नहीं है. और मनीष को सारी बातें पता थी, सच पता था, तो 2 साल तक चुप क्यों रहा? वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया उसी वक्त? मैडम,
मैडम यहाँ देखिए, कुछ खोदा गया है। मैडम, ये सारे निशान ताज़े हैं, लगता है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है, और ये टायर के निशान भी ताज़े हैं। हो सकता है ये इसी गाड़ी के हो। राणे एक काम करा, ये टायर मार्क्स के प्रिंट भी निकालो। अजित राव, या जरा इकडे या। ये सब क्या है? पौधे लगाने के लिए खोदा था मैडम, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैडम आप काम का शक कर रहे हो, चाहे तो आप खुदाई करके देख लो। कैसा है ना अजित राव, पुलिस जब खुदाई करती है तो 3 साल क्या 300 साल पुराने गड़े मुर्दे भी निकल आते हैं, बोलने भी लगते हैं। तुम्हारे दामाद ने तुम्हारे ऊपर 3 हत्याओं का इल्जाम लगाया है। असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। बेटी मंदिरा घर से गायब है और तुम यहाँ पौधे लगा रहे हो। राणे, ये टायर मार्क्स के प्रिंट निकलवाओ और मिट्टी का सैंपल भेजो फॉरेंसिक लैब तुरंत। राइट मैडम। चला अजित राव, भेटूया लवकरच। और हाँ, पुन्हा छोड़ के कहीं मत जाना। मीरा रोड पुलिस ने मंदिरा की खोज तेज कर दी और लिंक से लिंक ढूंढते हुए उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंदिरा पुणे के लिए निकली थी। साहब क्या बताओ आपको, ये अजित राव है ना, दोगुला किस्म का इंसान है। सारे दुनिया भर के प्यार करने वालों का मसीहा बनता था, शादियां रचवाता था उनकी, लेकिन जब उसी के बेटी की पारी आई ना, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। कहाँ ले गया तेरा बेटा मेरी बेटी को? मैं नहीं जानता। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो तेरे बेटे के साथ तुझे भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब मुझे एक बात बताइए, मेरा बेटा मंदिरा को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? साहब वो तो उसे जान से ज्यादा प्यार करता है। ये सब ना उस अजित राव का किया कराया है। ये अजीत राव का कोई नजदीकी, कोई खास, कोई राइट हैंड जानते हो किसी को? हाँ साहब, एक आदमी है, गोविंद नाम है उसका, उसी के वर्कशॉप का मैनेजर है। साहब सुनने में आया है वो अजित राव का सबसे वफादार और राजदार इंसान है। बाबा, सब मेरा बेटा मनीष। तुम कब आए? जी आज ही। क्यों? वो अकेला वहाँ बच्चे संभालने थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए यहाँ चला आया। देखो ना बाबा, ये कौन? तुम्हारी बहन? नहीं साहब, ये हमारी पड़ोस में रहती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। साहब मंदिरा कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा, तुम जरा होशियार रहना। मीरा रोड पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद हमें एक लीड दी थी कि मंदिरा मीरा रोड से पुणे आई थी, लेकिन तब तक हमारे पास ऐसी कोई लीड नहीं थी। इसलिए हमने एक सिपाही मंदिरा को ढूंढने के लिए लगा दिया। जी मैडम। तुम कौन हो? जी मैं यहाँ का मैनेजर गोविंद। आपके बॉस अजीत 5 सितंबर को यहाँ कब आए थे? करीब 2 बजे आए थे, बहुत परेशान थे। हम सबने उनका टीवी शो देखा था, उनके दिल पे क्या बीती होगी ये तो वही जानते हैं। रात भर यहीं बैठे, किसी से कोई बात नहीं की, फिर वो चले गए। ये मनीष ने जो आरोप लगाया है वो सच है या झूठ है? ये अजीत पाटिल की किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं मैडम, अजीत सर तो बहुत अच्छे इंसान है। मैडम मुझे तो लगता है मनीष का कोई गेम है, पता नहीं वो क्या चाहता है, ये तो वही जाने। मैडम घर से खाना आ गया। ठेवा टेबल पर। मैडम जितने भी लोगों से पूछताछ की, किसी ने भी अजीत की किसी दुश्मनी का कोई जिक्र नहीं किया। 5 सितंबर को अजीत की फोन लोकेशन उसकी वर्कशॉप की थी और उसके मैनेजर गोविंद की फोन लोकेशन भी उसकी वर्कशॉप की थी। ये मिसिंग कंप्लेंट्स में क्या मिला है? मैडम 3 साल पहले की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स छान मारी, अजीत का किसी के साथ कोई लिंक नहीं मिला। तो अजीत के कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला? मैडम आपने आकाश को बुलाया था, वो आ गया। लेकर आओ उसे। ठीक है। मैडम शो से वापस आने के बाद अजीत को 1-2 कॉल्स आए थे, उसके क्लाइंट को भी उसने फोन कॉल्स किए थे। हाँ रात 8 बजे उसे धनौरी के एक पीसीओ से कॉल आया था। धनौरी?
लेकिन ये तो शहर से बहुत बाहरी इलाका है। देख, हमें पता है तू कुछ तो जानता है, तो तुझे जो कुछ भी पता है वो सीधे सीधे बता दे। बोल। मैडम, दरअसल गोविंद ने आपसे एक बात छुपाई थी। अबे आकाश, तू कब काम करना सीखेगा है? तुझसे एक चैन लग रही नहीं है। गोविंद उस दिन साहिब की गाड़ी लेकर कहीं गया था और फिर रात तक वापस नहीं आया था। ठीक है, उस पर नजर रखना, अगर बताने लायक कुछ हो तो जरूर बताना। घेऊन जायला। ठीक है मैडम। राणे, मुझे लगता है ये सब कुछ किया धरा जरूर गोविंद का है। पीसीओ से भी जरूर उसी ने कॉल किया होगा। एक काम करते हैं, धानुरी चल के पता करते हैं। कुछ पता चला मंदिरा का? पता नहीं कहाँ गई होगी। रितु, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बाप की करनी बेटी को भुगतनी पड़ रही है, वहां उस बाप की और यहाँ इस बाप मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ध्यान रखूंगी गर्व का। मनीष, मैंने मंदिरा के लौटने के लिए व्रत भी रखा हुआ है। क्या साहब, मोबाइल के जमाने पे पीसीओ पे आएगा तो याद रहेगा ना साहब? यही था साहब। कुछ और नोटिस किया? कोई इसके साथ था? कोई कारोबार? हाँ साहब, हाफ रहा था, हाथ पे और कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी। किस तरफ से आया था वो? जंगल की ओर से आया था। ये सारा एरिया छान मारो। जी मैडम। मैडम, यहाँ देखिए, कुछ खोदा गया है। मैडम, ये देखिए टायर के निशान। मैडम, ये देखिए। पाटिल, खोदो इसे। रानी, इसका मतलब हत्याओं का जो आरोप लगा है वो सच है। असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। एक कंकाल मिला है तो 2 और भी हो सकते हैं। और एक बात तो साफ है, इसको कहीं से लाके यहाँ गाड़ा गया है, क्योंकि ये गड्ढे का साइज भी छोटा है। एक काम करा रानी, ये कंकाल के ऊपर की मिट्टी अजीत के घर से मिली मिट्टी से मैच करवाओ। मैडम, मुझे लग रहा है आपका शक सही था। अजीत के घर से जो टायर के निशान मिले थे और जो ये टायर के निशान है, मुझे लग रहा है एक ही है। पहले गोविंद को उठाकर लेकर आओ और फिर अजीत। पटेल, थामा। चलो उठ। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। धनोरी के पीछे वालों ने तुझे पहचान लिया है। अजीत के घर से मिले टायर के निशान और तेरी गाड़ी के टायर के निशान मैच हो गए हैं। अब अपना मुंह खोल दे, ये तो बहुत लंबा जाएगा। तो गोविंद, साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी, इसको अजीत के लिए त्याग करने का इतना शौक चढ़ा है तो अच्छा है ना, हमारे पास भी काफी सबूत है। बाकी के 2 खून भी इसके नाम पर डाल दो, केस क्लोज कर। ठीक है ना मैडम? मर्डर चाहे 1 हो या 3 हो, होगी तो उसे फांसी। मैडम, एक मिनट मैडम, मैंने सिर्फ एक खून किया है, वो भी अजीत सर के कहने पर। बाकी 2 किसने के मुझे नहीं पता, सच्ची कह रहा हूँ। मैंने तो खुद टीवी पर देखा था उस खून के बारे में। किसको मारा था तूने? यहाँ पर मैनेजर बनना है ना तुम्हें? हाँ मालिक। ओ, विकास को रास्ते से हटा दो। हटा दो मतलब? मार दो उसको। क्या बदबू? कोई सवाल नहीं, सोच। और तूने उसकी जगह ले ली, क्यों मारा विकास को? अजीत सर ने कहा था कि मुझसे कभी सवाल मत पूछना, इसलिए मैंने कभी सवाल नहीं किया उनसे। तो तुझे बाकी 2 हत्याओं के बारे में पता नहीं है। चल मान लेते हैं, मंदिरा के बारे में क्या जानता है? ये मंदिरा को गायब करने में भी अजीत का हाथ है? मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। केस बहुत बड़ा बन गया था। एक तरफ 3 हत्याओं की गुत्थी, असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है, और दूसरी तरफ मंदिरा की तलाश। हम भी पूरी शिद्दत के साथ केस की तह तक पहुंचने में लग गए।
मुझे माफ कर दी मंदिरा, प्लीज वापस आ जा मंदिरा, हमसे गलती हो गई, प्लीज मंदिरा। अब बताइए हुआ क्या था? गोविंद के पकड़े जाने के बाद मेरे पति बहुत डर गए थे। कोई भरोसा रखने लायक नहीं रहा है, एक एक को देख लूंगा मैं। उठे निकाला। सारी मुसीबत खड़ी करके पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मुंह खोलने की मनीष के सामने? अब पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। कहीं मनीष की बात सच तो नहीं है ना? काश मेरी बेटी मेरे साथ होती, कहीं वो मंदिरा के साथ कुछ गलत ना करे। वो बहुत सन के आदमी है। देखिए, हमें पता चल गया है अजीत ने विकास को मरवाया। अब आप ये भी बता दीजिए वो बाकी के 2 लोग कौन हैं? किसके साथ दुश्मनी है अजीत की? दुश्मनी नहीं, दोस्ती थी। प्रभा और मंदिरा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रभा का हमारे घर में अक्सर आना जाना रहता था। बाबा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रभा, और कल संडे है ना, तो मैंने सोचा कि ये हमारे घर पे स्टे कर लेगी, इसलिए मैं उसको ले आई। अरे हाँ, क्यों नहीं? तो ये भी तो अपनी ही है, और ये यहाँ रहेगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। रिलैक्स बेटा। बाबा मीला घर दाखव हो, देखो। आजा तुझे घर दिखाते हैं, आजा। आई अरे आता तर त्यांची नजर प्रभावर होती, फिर उन्होंने प्रभा का ब्याह विकास से करवा दिया। मंदिरा, ए लवकर ये। काय झालं बाबा? आज मैंने इन दोनों की शादी करा दी है, देखो कितने खुश लग रहे हैं। और आज के बाद ये दोनों यहीं रहने वाले हैं। अपने ही बेटी की सहेली के साथ अपने ही घर में। शुरू में प्रभा और विकास दोनों को ही कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन एक दिन ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। पहनाने का काम विकास का है। तेरे चोंचले सिर्फ मेरे साथ बेड में। अब तो प्रभा और विकास दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अगर अजीत सर को पता चल गया तो? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना, तो उसका असली चेहरा मैं सबके सामने ले आऊंगी। विकास, तुम मेरे पति हो और वो बदन नोचने वाला भेड़िया। खैर, इस वक्त भी तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? उसके बाद विकास की पत्नी प्रभा भी गायब हो गई, लेकिन उसके पास कहीं चले जाने का कोई कारण नहीं था। मैं समझ गई, उसे भी मार दिया गया है। फिर जब मनीष ने टीवी शो में इन पे इल्जाम लगाया, असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। तो उन्होंने विकास की लाश को गोविंद के हाथों जंगल में गड़वा दिया। 2 नाम तो पता चल गए, तीसरा कौन है? या तू पता दे या मैं पुलिस में जाऊं। पुलिस में क्यों जाता है? छोड़, मिलना है ना, उन दोनों को मिलना है ना, मैं मिलवा। ऐसा करना, कल फैक्ट्री में आ जाना मेरे, और उन दोनों को वहीं मिल लेना। कल आखिरी दिन होगा। अरे वादा है मेरा, पक्का मिलवा दूं। उस दिन के बाद विनायक को मैंने कभी नहीं देखा। तुम अगर इतना सब कुछ जानती थी तो कभी पुलिस के पास क्यों नहीं आई? इनका डर इतना था कि कुछ सुझा ही नहीं देता था। मुझे मेरी बेटी मंदिरा की चिंता थी। अगर ये सब सच उसके सामने आ जाता तो ना जाने क्या होता। उसी दौरान मंदिरा को मनीष से प्यार हो गया, लेकिन मैं जानती थी अजित इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं मंदिरा को समझा नहीं सकती। इसलिए मैंने मनीष को समझाया, जिसकी वजह से ये सब बवाल हो गया। लेकिन किसी ने भी विनायक या फिर उसकी बेटी प्रभा और विकास, इनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? विनायक का तो आगे पीछे कोई नहीं था, और प्रभा की कंप्लेंट करने से पहले ही विनायक गायब हो गया था।
बचा कौर, उसकी पत्नी जया, जो ये सब परेशानियां सह नहीं पाई और उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई। ये जया कहाँ रहती है? बोधी बस्ती में कहीं तो रहती है। देखो, कानून को अंधेरे में रखने के लिए और अपराध को छुपाने के जुर्म में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। घेऊन ये ना बाहर। राणे, अजीत के मोबाइल को ट्रैकिंग पे डालो, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर करो, उसके नाम का लुकआउट नोटिस जारी करो हर थाने में। वो निकलने की तैयारी में होगा, इसलिए हर एंट्री और एग्जिट पे अलर्ट करो। उसके फोटो फ्लैश करो सब जगह। ओके मैडम। और ये प्रभा और विनायक दोनों के 3 साल पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है उनके लास्ट लोकेशन से कुछ हेल्प मिले। राइट मैडम। राणे, ये मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जया गोखले, आपके पति और बेटी के बारे में पूछताछ करनी है। प्रभा तो चली गई अपने पति के साथ शादी करके। मेरे पति उसकी शादी के खिलाफ थे। और आपके पति विनायक गोखले, बताइए। प्रभा के भाग जाने के बाद वो मुझे छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास चले गए। ये आपको किसने बताया? अजीत भाई साहब ने। मुझे उनसे मिलना है। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? 3 साल पहले अजीत भाई साहब के वर्कशॉप में उनसे मिलने गए थे। उसके बाद यहाँ कभी नहीं आया। आपको वो मिले क्या? तहकीकात शुरू है, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बताना। मुझे कुछ पता चला तो मैं भी बताऊंगी। चला राणे। हेलो। ओके मैडम, मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। ये ऋतुजा उर्फ ऋतु, इससे क्या चक्कर है तुम्हारा? चक्कर? मेरे आई बाबा ने उसे मेरे लिए पसंद किया था। और तुमने मंदिरा को। ये शादी के बाद भी तुम ऋतु से कांटेक्ट में थे, क्यों? ऋतु पसंद आने लगी थी क्या तुम्हें? मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ऋतु से रेगुलर बात करता था, लेकिन उसे समझाने के लिए, ताकि वो किसी दूसरे से शादी कर लो, अपना घर बसा ले। और ये बात तो मंदिरा भी जानती थी। अगर ये सच है मनीष, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हेलो। ओके मैडम, विमन नगर के गेस्ट हाउस में अजीत ने अपना कार्ड यूज किया है पेमेंट के लिए, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। गेस्ट हाउस का नाम पता करो क्या है। हाँ मैम, ये यहीं रुके थे और अभी अभी चेकआउट किया है। कहाँ गए हैं? मैम, वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करके गए हैं। टैक्सी नंबर दे सकती हैं आप? मैडम, मी का नाही केलं? एक कहावत तो सुनी होगी तूने, क्राइम नेवर पेज। हर जुर्म एक निशान छोड़ता है, जिसे ढूंढते ढूंढते पुलिस मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचती है। तेरा पर्दाफाश। गोविंद के हाथों जिसका तूने कत्ल करवाया था वो विकास था। तेरे घर के प्रीमाइसेस से तूने जो कंकाल हटवाया वो हमारे हाथ लग गया। चल बोल, बाकी के 2 कंकाल कहाँ हैं? मैडम, ये गोविंद है ना, झूठ बोल रहा है। मेरे वर्कशॉप में उसको प्रमोशन चाहिए था मैनेजर का, तो इसलिए शायद उसने विकास को रास्ते से हटवाया होगा। वो अभी मुझे फंसा के मेरा पूरा वर्कशॉप हड़पना चाहता है वो। राणे, मैडम, मैं कसम खा के शपथ समझो मैडम, मैंने कुछ नहीं। झूठ बोलने का नाटक बंद कर अभी। तेरी पत्नी गायत्री ने भी बताया हमें कि तूने प्रभा और विनायक का भी कत्ल किया है। पता नहीं गायत्री झूठ क्यों बोल रही है मैडम। मैडम, प्रभा और विकास एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उनकी शादी करवाई। तो शादी के बाद वो लोग दोनों कहाँ चले गए मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं है। तो तू निर्दोष है? बिल्कुल मैडम,
मैडम ये मुझे फंसाने की कोई साजिश हो रही है। मैडम मेरी बेटी गायब होने का इल्जाम मुझे लगाया गया, उसके बाद ये विकास तो मर्डर, और मैडम प्रभा और उसके बाप विनायक से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें देखकर भागा क्यों तू? मैं डर गया ना मैडम, वो मतलब आप लोग मुझे किसी केस में फंसा दोगी, इस डर से मैं भाग गया वहां से। अभी तक हमारे हाथ में विनायक और प्रभा की हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर कोई कुछ जानता है तो वो है अजीत, जो निर्दोष होने का ढोंग कर रहा है। राणे, एक बात तो तय है, ये प्रभा और विनायक दोनों गायब है, और गायत्री के पास भी कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की। इसका मतलब है हमें अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जया ने बताया कि विनायक आखिरी बार अजीत से मिलने उसकी वर्कशॉप गया था, उसकी कॉल लोकेशन भी वही बताया, और उसके फोन की IMEI नंबर को ट्रैक करके पता चला है कि उसका फोन अभी तक ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है अजीत के वर्कशॉप पर हुआ है। चप्पा चप्पा छान मारो। देखो उधर। मैडम इधर कुछ मिला है। ये ड्रम में कोई सीमेंट इस तरह जमा करके क्यों रखेगा? कहीं गड़बड़ है। सब कुछ सच सच बोल देता, आता कशाला मारता है वाला। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुझे बता दे कि ये दूसरी बॉडी विनायक की है, जिसे तूने अपने वर्कशॉप पे बुलाया था। इसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन तेरे वर्कशॉप का है, इसके मोबाइल की लास्ट कॉल भी तेरी है। आता फक्त खरं बोलायचं। विनायक अपनी बेटी प्रभा को लेके मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उसने मुझे धमकी दी मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगा। अगर वो पुलिस में जाता तो इंक्वायरी में बाकी के केस भी खुल सकते थे, इसलिए मैंने उसको उसकी बेटी से मिलने के बहाने वर्कशॉप में बुला लिया। हे विनायक, आवाज मत करना। क्यों? बेटी से मिलना है ना? हाँ अंदर है, जाके सरप्राइज देना। और प्रभा, उसको क्यों और कैसे मारा? प्रभा मुझे छोड़ के विकास के करीब होने लगी थी। अगर अजीत सर को पता चल गया तो? पता चल गया तो चल गया, मैं उससे डरती हूँ क्या? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो उसका असली चेहरा मैं सबके सामने ले आऊंगी। मुझे लोगों के सामने बेनकाब करने की बात की उसने। अब एक आखिरी सवाल का भी जवाब दे दो, मंदिरा के साथ क्या किया? मैडम मंदिरा के साथ मैंने कुछ नहीं किया, जरूर उस मनीष ने कुछ किया होगा। मैडम जब मैंने इतनी सारी बातें स्वीकार कर ली तो ये बात मैं झूठ नहीं कहूंगा, कुछ कायतरी करा। फिर कहाँ और किस हालत में होगी मंदिरा? 3 मीटर्स की बात तो कबूल कर ली, लेकिन मंदिरा की बात पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं सच बोल रहा है, पर ये मंदिरा को गायब करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कहीं ये मनीष तो नहीं? मनीष, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमने तब से मंदिरा मंदिरा की रट लगाई हुई है, और एक वो है जिससे तुम्हारी थोड़ी सी भी परवाह नहीं। प्लीज रितु, मेरा दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब है, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। हाथ जोड़ता तुम्हारे सामने, मुझे अकेला छोड़ दो। इन्वेस्टिगेशन में 3 मर्डर के खुलासे हुए, पर हमें अब भी मंदिरा नहीं मिली थी। हमने दिन रात एक कर दिए थे उसके तलाश में। इस औरत को देखा है कहीं? हाँ साहब, इसको मैं बोझ बस्ती में छोड़ा। मैडम, मंदिरा की खोज करते करते मुझे एक बात पता चली। उसे आखिरी बार बोध बस्ती में देखा गया था। मैडम बोध बस्ती में तो ये क्या कर रहे हैं? राणे, चप्पा चप्पा छान मारो घर का। देखो इधर। गप्पा बसायचा, झूठ बोला ना हमसे। 5 सितंबर को मंदिरा तुमसे मिलने नहीं आई थी, मंदिरा तुमसे मिलने आई थी। मैडम ये देखिए, क्यों मारा एक निर्दोष को? क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था।
आंटी प्रभा और विकास कहाँ हैं? वो तो 3 साल पहले अपने पति के साथ चली गई। और विनायक अंकल वो कहाँ चले गए? वो भी मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? और ये सब आपको किसने बताया? तेरे बाबा ने। मंदिरा क्या बात है? बोलो तो। मंदिरा? आंटी हाँ मनीष ने बाबा पर ना हाँ 3 हत्या के इल्जाम लगाए और ये 3 लोग हैं जिनके बारे में बाबा ने बताया कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं मनीष की बात सच तो नहीं है। पापा ने कहीं 3 लोगों को मार तो नहीं दिया? मैंने उसे बंदी बना के रखा था, वो भाग न जाए इसलिए मुझे लगा उसे ढूंढते उसका बाप वहां आ जाएगा तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगी। लेकिन ये मंदिरा बहुत ही कमजोर निकली, जल्दी मर गई। उसका बाप वहां आता तो मैं उसे भी मार देती उसे भी। कानून अजित को उसके गुनाहों की सजा देगा, लेकिन तुमने एक निर्दोष को मारा है, इसकी सजा तुम्हें भी जरूर मिलेगी। प्रभा की लाश भी हमने अजीत के बताए हुए जगह से बरामद कर ली। आपने कई बार कई अनोखे किस्से देखे या सुने होंगे। हत्या के बाद लाश को घर में दफना दिया, दीवार में चुनवा दिया, जलाकर भस्म कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये राज वही मुजरिम खोलते हैं जो इस साजिश को रचने के लिए सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। इस केस में गायत्री को भी कई बार दस्तक मिली, लेकिन डर की वजह से कह लो या फिर स्वार्थ की वजह से कह लो, आने वाली हर एक दस्तक उसने अनसुनी कर दी। मनीष की आवाज भी एक दस्तक थी जिसने पुलिस को जगाया। असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है और एक बहुत बड़े केस का पर्दाफाश हुआ। प्रभा ने तो जानबूझकर दस्तक पर ध्यान नहीं दिया। जब तक प्रभा ने दस्तक सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंदिरा को भी दस्तक मिली थी, लेकिन पुलिस की सहायता लेने के बजाय वो प्रभा के बारे में जानने के लिए खुद जया के पास चली गई। उसने सोचा होगा पहले वो खुद सच जान ले। दस्तक तो होती ही है, हर अपराध आवाज देता है। बस समय रहते इस आवाज को सुनकर सही कदम उठाए तो अनहोनी को टाला जा सकता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। गोविंद, अरे कस्तूरी रो रही है, देखना उसको। चावल तो खत्म था ही, आटा भी खत्म हो गया। रोटी कैसे बनाओ? अरे मीना, कशी आहे तू? बरी आहे आशा ताई। ताई वो 200 रुपए उधार दो ना। वो घर में आटा खत्म हो गया है। मैंने भाजी बना ली थी, रोटी बनाने गई तो देखा आटा ही नहीं है। वो पुराने वाला उधार याद है मेरे को, मैं वो डायरी में लिख के रखी है। गोविंद को नौकरी लगेगी ना तो एक साथ सब लौटा देगी। पर वो अभी 200 रुपए मिल जाते तो ताई। मेरे पास भी कहाँ रहते हैं हमेशा। खैर तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ कितना दे सकती हूँ। मीना, तू गोविंद को बोलती क्यों नहीं है कि वो कुछ काम वाम करे? घर पे बैठने से कोई काम देने घर पे थोड़ी आएगा। हाँ ताई, वो उसका दोस्त बोल रहा था, उसने भी बोला कि 2-4 दिन में काम मिल जाएगा उसको। ले ये पकड़, ये 200 है, पहले के 800, 1000 हो गए। हो ताई, मैं लौटा देगी आपको सब। शेख से बात की है मैंने, तेरे को ना मुंबई जाना पड़ेगा पार्सल लेके। क्या? हाँ, 2-4 दिन का काम होगा। अगर तू सब काम ठीक किया तो तेरी नौकरी पक्की समझ। लेकिन मुंबई अब भी जाना पड़ेगा ना, तो भी जाओ, क्योंकि काम तो चाहिए। घर कैसे चलेगा? कौन कब तक हम लोगों को उधार देगा? जगदीश भाऊ, मैं तो कहती हूँ ना, आप भी इनके साथ जाओ। पता नहीं अकेले काम ढूंढेंगे या नहीं। भाभी बहुत भड़की हुई है। ये खाली है क्या तेरी? बिल्कुल। वैसे एक और काम है, उधर से पैसा भी जल्दी मिलेगा। कौन सा? देख, तू तो जानता ही है मैं जिस बंगले की देखभाल करता हूँ, मेरा सेठ दुबई रहता है। उसे हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए काम करने वाले की जरूरत है।
अगर मीना भाभी ये काम करने को तैयार हो जाए तो मैं आगे बात करता हूँ। बोल क्या बोलता है तू? ये लो पैसे। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है ये। अरे देवा रे देवा, ये घर है कि महल है? मस्त है। कितना मस्त टीवी है। मीना, येड़ी है का तू? ये सब देखने में टाइम निकल जाएगा तो काम कब करेगी? अरे बाप रे, रात हो गई। सिर भी दुख रहा है। मीना, तू कैसी बाहर है? तेरे को कोई शर्म वरम है या नहीं है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? 4 दिन पहले तू बच्ची को मेरे पास छोड़कर गई और तू गायब है। 4 दिन? 4 दिन कैसे हुए? दिमाग खराब है क्या तेरा? आज सुबह नहीं गई थी तू, 4 दिन पहले कस्तूरी को मेरे पास छोड़कर गई थी तू। 4 दिन? और कितना फोन किया मैंने तुझे, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। तेरा मर्द आया मुंबई से अभी दोपहर में और शाम को बच्ची को लेकर गया। पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो तुझे। ये पैसा किधर से आया? हाँ? कहाँ से लाया पैसा? हाँ? 2000 रुपया? हाँ? कहाँ से आया है 2000 रुपया? और मैं यकीन कर लूंगा, नहीं तेरे को अभी ऐसा नहीं याद आएगा। तेरी सारी चर्बी निकालता हूं मैं, तब तेरे को बराबर याद आएगा। क्या गलत हो पैसा? मतलब जब मैं सो के उठी ना, तब मेरे कपड़े ठीक नहीं थे। मुझे लगता है कि कोई तो जबरदस्ती किया है मेरे साथ। कुछ तो भी किया है मेरे साथ। गोविंद, मुझे ना पुलिस स्टेशन लेके चलना, मेरे को कंप्लेंट लिखवानी। चुप सारी। होता है थांबा, कुठे चाललात? काय काम है? वो बड़े साहब से मिलना था, कंप्लेंट लिखवानी थी। बड़े साहब तो बाहर गए हैं। आइए, मेरे को बोलिए कंप्लेंट। आइए, मैं लिखता हूँ। नहीं, बड़े साहब से ही मिलना है। क्या है ताई, बड़े साहब केस के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। नहीं, बट उनसे ही मिलना था, मेरे को तो उनसे ही मिलना था। ठीक है, तुम्ही तिथे बसून वाट बघा। चलो चलो साइड हटो, हटिए, चलो चला पीछे चला। पाटिल, बॉडी को सीधा करो।
इसमें एक मोबाइल है, कुछ मेकअप का सामान है, कुछ पैसे और सर ये आधार कार्ड मिला। सर लड़की का नाम गुंजन पेडनेकर है, भरत सिंह कॉलोनी 43/42 अलीबाग। लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म करोगे? ठीक है सर। और इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी चेक करो। नमस्कार साहब। सर ये औरत कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। वो क्या मुहूर्त वक्त है, लिखून गया? जी सर, मैंने उनको बोला कि मैं कंप्लेंट लिखवा दूँ, पर वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको ही मिलना चाह रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कंप्लेंट है आपकी? साहब अभी ना 6 दिन पहले मेरे पति के दोस्त घर पे आए थे। मैं जिस बंगले की देखभाल करता हूँ, मेरा सेठ दुबई रहता है। उसे हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए काम करने वाले की ज़रूरत है। अगर मीना भाभी ये काम करने को तैयार हो जाए तो मैं आगे बात करता हूँ। बोल, क्या बोलता है तू? हाँ करेगी ना वो। अरे जब तक मेरा काम शुरू नहीं होता तब तक तो करेगी ना। हाँ कर लेगी, मैं कर लेगी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अपने सेठ से। लेकिन मैं मुंबई जाऊंगा और तू भी उधर जाएगी तो बच्चे को कौन संभालेगा रे? बच्चे का क्या करना है ना मैं देख लेगी। तू ना बहाने बनाना बंद कर और काम कर। आज सुबह नहीं गई थी तू? 4 दिन पहले कस्तूरी को मेरे पास छोड़कर गई थी तू। कहाँ से आया है 2000 रुपया? मेरे को कोई सुई लगाया था, कोई लाल कमीज वाला आदमी था, उसका चेहरा याद नहीं मेरे को, और एक खाकी वर्दी कोई तो आदमी था उसके साथ। साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है साहब। पिछले 4 दिनों से आप कहाँ थी, आपको कुछ याद नहीं? नहीं साहब। आपके साथ 4 दिनों में क्या हुआ वो भी कुछ याद नहीं? नहीं। ये बात आपने आपके पति से कही? हाँ मैंने बात की, लेकिन उसको मुझ पर यकीन ही नहीं। शिर्के, इनका स्टेटमेंट लो। पाटिल मॅडम यांना घेऊन जा मेडिकलला। जाइए। शिर्के, इसके पति को और बेंगलोर का केयरटेकर जगदीश को बुलाओ। ठीक है सर। एक केस को डिस्कस करते हुए हम पुलिस स्टेशन में जा ही रहे थे कि दूसरा केस सामने आ गया। एक केस था लड़की के मर्डर का और दूसरा केस था मीना का, जिसके जिंदगी से 4 दिन गायब थे। हाँ 4 दिन गायब थे, और उन 4 दिनों में उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ याद नहीं था। सिर्फ धुंधला सा याद आ रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है। कितना भयानक है, एक लड़की के जिंदगी से 4 दिन गायब हो जाना, हम सोच भी नहीं सकते। शुरू में लग रहा था कि ये दोनों केस अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम केस की जड़ तक जहाँ पहुँचे तो समझ में आया कि दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसके जुड़ने की वजह बहुत ही घटिया और घिनौनी थी। साहब मैं ही वो बंगले की देखभाल करता हूँ, और मीना भाभी को मैंने ही वहाँ काम पे लगवाया था। तो तेरे को पता होगा ना वहाँ कौन आता है, कौन जाता है, क्या चलता है? साहब मैं ही सुबह शाम आता जाता हूँ नज़र मारने, और सेठ तो दुबई में है। 2-4 साल में कभी कभार आए तो आए, नहीं तो नहीं आते, और कोई नहीं आता जाता नहीं है। तो वो 4 दिनों में मीना वहाँ नहीं दिखाई दी तुझे कभी? साहब मैं और गोविंद मुंबई में थे 4 दिन से, इसके काम के सिलसिले में ही गए थे, और वो तो गोविंद को पैसे और काम दोनों की ज़रूरत है, इसलिए मीना भाभी को साफ़ सफाई के लिए मैंने वहाँ लगवाया था। अब मुझे पता होता कि मैं ही फंसूंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता साहब। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने की सोची सर। तुझे क्या म्हणणं? साहब जगदीश खरं बोलता है, हम दोनों भी मेरे काम के लिए मुंबई में थे, कल शाम को ही लौटे। साहब मैं तुम्हारा सांगतो, इस औरत में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। एक नंबर की झूठी कहानी बता रही आपको। नहीं साहब। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो ये झूठ बोल रही है? साहब 1 नंबर की झूठी औरत है ये। आवाज, वरना पूछो ना इसको, पूछो इसको कि 4 दिन के अंदर 2000 रुपये कहाँ से लाई है। नहीं, जबकि उसको याद ही नहीं कि वो कहाँ थी, क्या हुआ उसके साथ। सर वो सब कुछ तो उसको धुंधला याद है, पर 2000 रुपये कहाँ से आया यही याद नहीं। झूठी है सर, ये झूठी। आवाज खाली सांगितलं ना, सच क्या है झूठ क्या हम पता करेंगे। एक बात याद रख, उसको तकलीफ दी, मारा पीटा ना, अंदर करूंगा, उल्टा लटका के मारूंगा, समझा?
आवाज चढ़ाता है। शिर्के सर, मीना को और ये जगदीश को लेके जाओ बंगले पर। अगर वहां कुछ कांड हुआ है तो क्लू तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। सर, पूरा बंगला चेक किया लेकिन कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला है। शिर्के, ये गोविंद और जगदीश के सीरियल डिटेल्स निकाल, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों ने मिलकर कांड किया हो। ठीक है सर। सर, जंगल में हमें जिस लड़की की लाश मिली थी गुंजन, उसके पेरेंट्स आए। भेज दो। पेडणेकर साहेब, तुमची मुलगी 4 दिवसांपासून गायब होती और आपने मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई, क्यों? पहले थोड़ी पढ़ा लिया साहब। मतलब? इससे पहले 10 बार भाग चुकी है। हमें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वापस आ जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन आपके पास देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी लड़की या आपकी बहन मर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल दुखी नजर नहीं आते आप। वो इसलिए क्योंकि हमें पता था कि उसके साथ एक न एक दिन ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत समझाया था उसे, एक नहीं सुनी उसने। हमेशा अपनी जिद पूरी करनी होती थी उससे, ये उसी जिद का नतीजा है। जिद मतलब? जिद मतलब वो नवीन, उसी ने दिमाग खराब किया था उसका। पहले हमारा पैसा देखकर उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया, और अब जब उसे लगा कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला है तो मार दिया हमारी बच्ची को। ये नवीन का एड्रेस या फोन नंबर है आपके पास? नवीन? जी सर। इसे जानते हो? सर ये मेरी फ्रेंड गुंजन है सर। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? सर, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो सर? हुआ क्या है सर? उसकी डेड बॉडी मिली हमें। क्या सर? नहीं सर, ऐसे मत बोलिए सर। सर, मेरी गुंजन नहीं मर सकती। बैठो। नहीं सर। बैठो बैठो। अब ये सब बातें छोड़ो, अब सच सच बताओ, गुंजन के बारे में क्या जानते हो? सर, मैं उससे सर पहली बार कॉलेज में मिला। पहले हमारी दोस्ती हुई सर, फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन सर, गुंजन के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। कॉलेज खत्म हुआ तो फिर हम उसके घर वालों से छुप के बाहर मिलने लगे। सर, अभी 4 दिन पहले हम मिलने वाले थे, पर क्या? पर सर मिल नहीं पाए। क्योंकि कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे यार, मैं ये श्रेयस होटल, बाइक पंचर हो गई है। अरे तो तुम्हें तो 1 घंटा लगेगा यहाँ आने में। एक काम करते हैं, हाँ। जेएम कॉलेज के पीछे मिलते हैं। तुम वहाँ से और मैं यहाँ से, दोनों आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। सर, मैंने जेएम कॉलेज के पीछे उसका 2 घंटे तक वेट किया, लेकिन सर वो नहीं आई और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर सर मैं वेट करके अपने घर चला गया। क्यों? तुमने कोशिश नहीं की जानने की वो क्यों नहीं आई? नहीं सर, मुझे लगा कि उसको लेट हो रहा होगा तो वो अपने घर चली गई हो। तो सर मैंने फ़ोन इसलिए नहीं किया कि सर अगर मैं कॉल करता और उसके घर वालों को पता चलता तो सर वो लोग सर प्रॉब्लम करते। क्या प्रॉब्लम करते? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फ़ोन किया था तो डार्लिंग, तुम 2 मिनट और फ़ोन ना उठाती ना तो मेरी जान निकल जाती। जान तो मैं वैसे भी तुम्हारी ले लूंगा अगर गुंजन का पीछा नहीं छोड़ा तो। जानती हो तुम मुझे? अंकल नहीं, अंकल आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। अंकल, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकल, हम शादी करना चाहते हैं। औकात है तेरी मेरा दामाद बनने की? खबरदार इसका पीछा किया तूने तो जिस दिन ऐसी मजबूरी आई ना, जान से मार दूंगा तुझे और इसका भी गला घोट दूंगा। उस दिन के बाद वो जब भी घर पर होती थी तो मैं उसको फ़ोन नहीं करता। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर नहीं जाने का। जी सर। शिर्के सर, ये गुंजन के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन चेक करो।
गला दबा के मारने की धमकी शायद उन्होंने सच की हो। तो ये नवीन पे ध्यान रखो। सर, ये गोविंद और जगदीश का कॉल रिकॉर्ड। सर, ये गोविंद और जगदीश सच बोल रहे थे। ये 4 दिनों तक मुंबई में थे। जिस दिन मीना बंगले पे गई और जिस दिन वो वापस आई, उस दौरान ही वहीं थे। तू क्या देख रहा है? हाँ, पसंद है तेरे को? चाहिए तेरे को? हाँ, अरे चाहिए तो बोलना मेरे को। अरे नहीं बाबू, कैसे बात कर रहे हो आप? लगता है आपको दारू चढ़ गई है। अरे शर्मा क्यों रहा है कमल? तेरे को चाहिए ना तो मेरे को बोल। सिर्फ 2000 रुपए देने का और रात भर मजा लेने का इसके। हो क्या बोलता है तुम्ही? अरे नहीं बाबू, नहीं चाहिए मुझे। अरे 200 रुपए सिर्फ। नहीं बाबू। साले फोकटिया, तो तेरे को क्या सब कुछ फोकट में चाहिए? चल निकल बाहर, निकल साले। क्या करते हो तुम्ही? साला फोकट में चाहिए। ए, क्या देख रही है? हाँ, बुरा लगा तेरे को? दर्द हुआ? साला कस्टमर है क्या तेरा? हाँ, कस्टमर है? नवीन और गुंजन के रिलेशनशिप से आपको क्या प्रॉब्लम थी? यही कि ना वो हमारी जात का था ना औकात का। हम गुंजन के लिए अपनी बराबरी का लड़का चाहते, लेकिन वो 2 टके के लड़के के चक्कर में फंसी थी। इसलिए आपने उसे गला घोट के मारने की धमकी दी। जब मारना होता तो अपनी बेटी को क्यों मारता? उस नवीन को मार देते। उससे में माँ बाप हजारों बातें अपने बच्चे से बोल देते। इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच उनका बुरा चाहते। ठीक है, जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा। सर, आपको नहीं लग रहा है मोहन गुंजन के लिए दुखी होने का नाटक कर रहा है? कर भी रहा होगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ। नजर रखो इन पे। अगर गुंजन का खून इन्होंने किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। सर, गुंजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पढ़ो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 10 जून 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। मौत उसकी गला दबाने की वजह से हुई है, लेकिन सर उसके गले पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। मतलब ये हो सकता है कि जिसने उसका गला दबाया उसने ग्लव्स पहने हुए थे। सर, उसके साथ लगातार 4 दिन तक रेप किया गया, वो भी अलग अलग आदमी ने, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर के कॉन्डम्स यूज़ किए गए। सर, ये रेप है, लेकिन रेप जैसा दिख नहीं रहा, क्योंकि सर उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी बॉडी पे सेलेस्ट्रॉन नाम का ड्रग मिला है। इस ड्रग को लेने के बाद इंसान को कुछ याद नहीं रहता। सर, इसी तरह का ड्रग हमें मीना की मेडिकल रिपोर्ट में ही मिला था, इसीलिए शायद उसे भी कुछ याद नहीं था कि वो 4 दिन तक कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ। श्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गुंजन 4 दिन गायब थी, मीना भी 4 दिन गायब थी। गुंजन को ड्रग दिया गया था, मीना को भी ड्रग दिया गया था। गुंजन के साथ 4 लोगों ने रेप किया था और मीना को जितना याद है उसका कहना है कि 2 जन थे। फर्क सिर्फ इतना है, गुंजन को मार दिया और मीना को जिंदा छोड़ा। क्यों, ये पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि इन दोनों केस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन क्या है ये हमें सिर्फ मीना बता सकती है। इस केस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, कंफ्यूजन और सॉल्यूशन दोनों साथ चल रहे थे। दोनों केस का आपस में कनेक्शन था, लेकिन विक्टिम की परिस्थितियों को देखा जाए तो कनेक्शन नहीं लग रहा था। हाँ, ये बात तो सच थी कि गोविंद का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो तो मेल मेंटेलिटी का शिकार था, और इसीलिए मीना की बात साबित होने के बावजूद भी उसे सहारा देने के बजाय वो उससे नफरत कर रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मीना और गुंजन इन दोनों को ड्रग देके 4 दिनों तक किसने रेप किया, गुंजन को क्यों मारा और मीना को क्यों जिंदा छोड़ा? नहीं नहीं, उसको बोलो जल्दी काम करे। वो बहुत इतना ढीला करेगा ना तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा यार। दिस इज नॉट राइट, ही हैज़ टू बी प्रॉम्प्ट। आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू अगेन।
देखिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मौसम चेंज हुआ है उसकी वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए। सिस्टर, देखो मेरा काम था एडवाइस देना, वो मैंने दे दी है कि अभी शेयर बेचने का नहीं खरीदने का टाइम। अरे भाई कल तो अजीत ने बोली 25,000 से शुरू की, लगता है भाभी जी में वो दम नहीं रहा। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था बटरफ्लाई का। अबे मेरी छोड़, अपनी सोच। मेरे पास तो स्टेफनी है, पर तू तो ऐसे ही मरेगा। और मैंने कब रोका है तुझे? जितनी हिम्मत हो बोली लगा ले। ठीक है, चलो फिर लगाते हैं 40,000। 40,000, 60,000। कोई है इससे ऊपर बोलने वाला? बोलो। क्यों राजन भाई, क्या बात है? आजकल धंधा कुछ मंदा चल रहा है। हाँ तो आपने बोली नहीं लगाई। 75,000। चलिए राजन भाई, बटरफ्लाई पे सबसे पहला हक आपका। तो इसी बात पे रास्ता साफ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आज तक अभी हुई है? यही वो 4 आदमी थे जो क्लब चलाते थे और मासूम लड़कियों की बोली लगाते थे, उन्हें ड्रग्स देकर रेप करते थे, और इस वजह से इन लड़कियों को कुछ याद नहीं रहता था। मीना को जो धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था, उसमें 2 आदमी थे, एक लाल शर्ट पहना हुआ और एक खाकी ड्रेस पहना हुआ। लाल शर्ट तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन खाकी वर्दी या तो रिक्शा ड्राइवर, या तो गवर्नमेंट ऑफिस का प्यून, या तो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी, कौन हो सकता है? और उसने ऐसा क्यों किया, ये सोच के मेरा सर चकरा रहा था। सर, नवीन के बयान के मुताबिक नवीन खड़ा था श्रेयस होटल के पास और गुंजन थी सिविल हॉस्पिटल के पास। नवीन ने गुंजन को कॉल करके जेएम कॉलेज के पीछे बुलाया। जेएम कॉलेज के पीछे मिलते हैं, तुम वहाँ से और मैं यहाँ से, दोनों आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सर, अब सिविल हॉस्पिटल से जेएम कॉलेज के पीछे पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगता है, वो भी तब जब खुद का व्हीकल हो, लेकिन गुंजन के पास कोई व्हीकल नहीं है। मतलब गुंजन ने जेएम कॉलेज पहुँचने के लिए किसी ऑटो का इस्तेमाल किया होगा। सर, गुंजन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से गुंजन ने नवीन से 10 मिनट बात की और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मतलब ये गुंजन जेएम कॉलेज के लिए निकली तो थी, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं। कहाँ गई होगी सर? शिरके, इस रूट पे कितने रिक्शा चलते हैं देखो, उनके ड्राइवर कौन है आरटीओ से पता करो, और हाँ इस मीना से क्रॉस वेरीफाई करो, देखो किसी ड्राइवर को पहचानती है क्या जिसने उसे बंगले तक छोड़ा था, क्योंकि गुंजन और मीना की केस हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है सर। सर, गुंजन का बॉयफ्रेंड नवीन आपसे मिलना चाहता है। बोला। तुम्हें इतने दिनों के बाद याद आया कि गुंजन के मर्डर में उसके फैमिली का हाथ हो सकता है? सर, शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सर उस दिन मुझे ये बात याद ही नहीं आई, वरना सर मैं आपको बता देता। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? मेरी लाइफ मेरी है, आपने मेरे फोन को हाथ भी कैसे लगाए? ये मेरी पर्सनल चीज है, आप इसे नहीं छू सकती। तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाती रहे और हम तेरा फोन भी नहीं छू सकती। कितनी बार कहा उस कमीने से दूर आकर, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, उसकी तो जात भी हमारी। जात बिरादरी ये सब आपके लिए मायने रखती होगी, ये सब मैं नहीं मानती। मान तो तू भी जाएगी, बस मनवाना पड़ेगा तुझे। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी? सर, ये सब मुझे गुंजन ने ही फोन पर बताया, और सर कुछ टाइम बाद तो उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया गया था। सर बहुत दिन तक हमारी बात नहीं हुई, तो फिर सर मुझसे रहा नहीं गया, और सर मैं हिम्मत जुटा के उससे मिलने उसके घर पर चला गया। चल गुंजन, चल गया ऐसे। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, दूर रह उससे, वरना तुझे ही नहीं उसे भी जान से मार डालूंगा। आई बात समझ? चल निकल। मुझे पता है तुम लोग उसे मारते पीटते हो, अंदर रूम में बंद करके रखा तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा मैं। चल निकल। सर वो लोग बहुत पुराने ख्यालों के लोग, वो लोग जात बिरादरी के नाम पर सर कुछ भी कर सकते हैं। सर मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ही मेरी गुंजन को मारा। नवीन के बयान के मुताबिक ये मामला
ऑनर किलिंग का है शिरके। सर मुझे लगता है कि हमें गुंजन की फैमिली से एक बार अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं शिरके, तुम एक बात भूल रहे हो। देखो गुंजन 4 दिन तक गायब थी। 4 दिन अलग अलग लोगों ने उसके ऊपर रेप किया और 4 दिन के बाद मारा। फैमिली ऐसा क्यों करे? वो तो उसी दिन मार देती। एक बाप अपनी ही बेटी को ड्रग देकर 4 अलग अलग लोगों से रेप क्यों करवाता? देखो शिरके, मीना और गुंजन का केस सेम है, लेकिन मीना का गुंजन की फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब इसमें कोई और इन्वॉल्व है। और हमें ये तभी पता चल सकता है जब हमें ये पता लगेगा कि गुंजन जिस ऑटो में गई थी जेएम कॉलेज के पीछे, वो ऑटो किसका था। सर आरटीओ से लिस्ट आ गई है। सर ऐसे 70 ऑटो हैं जो इस एरिया में रजिस्टर्ड हैं। मतलब हो सकता है कि 70 से 90 ऑटो उस रूट पर चलते होंगे। सर इनमें से ये एक ऑटो है जो उस वक्त वहाँ से गुजरा था। यहाँ पे गुंजन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हुआ था। और सर इसके ड्राइवर की लोकेशन मर्डर स्पॉट से भी मैच करती है। क्या नाम है इस ड्राइवर का? सर राम ज्ञानी मिश्रा। लेके आओ उसको। चलो राम ज्ञानी मिश्रा, क्यों मारा लड़की को? सब हमने नहीं मारा साहब उस लड़की को। हम तो सिर्फ लड़की को उठा करके वो छोड़ने का काम करते थे। वापस झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब शुरू से बता, कैसे उठाता था लड़की को? वो साहब हम रिक्शा चलाते साहब, तो ए लैला मजनू, क्या हो रहा है इधर? ये पब्लिक प्लेस है, माहिती है ना? ये सब अलाउड नहीं इधर। सर बैठे थे हम लोग बस यहाँ पर। बैठे थे? मेरे को शिरडी लगाता है? तुम लोग में इसको बैठना बोलते क्या रे? हाँ सर जा रहे हैं हम लोग। घर वाले का नंबर दे। सर जा रहे हैं ना सर। नंबर दे बोला ना। सर सॉरी सर। बाइक तेरा है? हाँ सर। चल निकल। किधर? ये लड़की इधर रुक। तू अकेला जा रहे? लेकिन सर अकेला जा बोला ना, नहीं तो रास्ते में वापस लैला मजनूगिरी करोगे तुम लोग। निकल, चले निक। किधर रहती तू? पास में। इधर इधर किधर? ओ यमुना नगर। ए रिक्शा, चल बैठो। ए रिक्शा, ये लड़की को सीधा उसका घर पे छोड़ने का, बीच में इसका हीरो मिलने का कोशिश करेगा बाइक पे, मिलने देने का नहीं। क्या समझा ना? ठीक है सर। तो घर पे जाने का सीधा, समझा ना? चल। अरे सिस्टर आपको बहुत टेंशन हो रहा है, एकदम देखिए पसीना पसीना हो गई है। ये लीजिए पानी पीजिए। आराम से पानी पीजिए। उसके बाद में लड़की को बंगले पे ले जाता था। हाँ साहब। हवलदार का नाम क्या है? कौन से चौकी का है? रमेश सिंधे है साहब, और वो नाथ ब्लॉक पुलिस चौकी के हैं साहब। एक तो इलीगल सैंडविच का धंधा लगाता है, ऊपर से मेरा शहर नहीं देगा। पुलिस को क्या एड़ा समझा तूने? हाँ सर एड़ा उसने नहीं, एड़ा तूने समझा है पुलिस को। चल अभी तेरे ठीक होने का टाइम आ गया। साहब ये इलीगल सैंडविच का क्या लीगल है क्या इलीगल, वो केबिन में बैठ के बात करेंगे। चल साहब। चल शिंदे, घ्या ना चहा साहेब। नको साहेब। हो घ्या हो या। चल अजून एक चम्मच साखर टाकतो त्यात। लो, अरे एनर्जी आएगी तो ते किधर बोलने लगोगे। लो चाय लो। आ गई एनर्जी, बोलो। बुलवाना पड़ेगा। शिरके चलो इनका स्वागत करो। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हो साहब। सब मारू नका साहब। रिक्शा वाले मिश्रा ने जहां लड़की को छोड़ा था वहीं तुम्हारा मोबाइल लोकेशन मिला है। आधी कहानी उसने बताई, आगे वाले तुम बताओ। साहब वो रिक्शा वाला एकदम झूठा है साहब। उसको रूल तोड़ते हुए पकड़ा ना मैंने बहुत बार, इसलिए खुन्नस निकाला है साहब। फंसाने की कोशिश कर रहा है मेरे को। अरे पुलिस वाला है शिरके, सबूत मांगेगा वो। हाँ पाटिल मैडम, सबूत लेके आओ। पहचाना?
इसने पहचाना तेरे को। तू कबूल कर ना कर, मेरे लिए इतना सबूत काफी है। शिरके, इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा चार्ज लगा, इसके घर वाले भी इसकी शक्ल भूल जाए। साहब, इसके ऊपर मैंने जबरदस्ती किया था साहब, लेकिन मैं उसको बंगले पे नहीं लेके गया था साहब। ये लड़की मेरे को खुद बंगले में बेहोशी की हालत में मिली साहब। साहब, ये काम मैं अपने लिए नहीं करता हूँ साहब, कुछ बड़े लोग हैं उनके लिए करता हूँ साहब। कुत्रिया हल्का, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, तेरे को मार डालेगी तेरे को कुत्रिया, मार डालेगी मैं तेरे को। कैसा पुलिस वाला है रे तू? हाँ, वो बेहोश थी, कैसे पहचानेगी तेरे को? मैंने अपना नाटक किया और तूने कबूल कर लिया। चल बता, अब इसमें कौन कौन शामिल है वो बता। साहब, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं साहब। मैं उनके लिए लड़की सप्लाई करने का काम करता था। शिरकी, इसके बड़े और पैसे वाले लोगों को लेके आओ इधर। ठीक है सर। डिपार्टमेंटचं नाव खराब करून टाकलं तू। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि आप मेरे क्लाइंट्स को परेशान करें, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स हैं इन चारों के। आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं। ये चारों इनोसेंट है, आप इन्हें परेशान नहीं कर सकते। आपने इन्हें सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया, ये नहीं बताया पुलिस सबूत कहां से भी ढूंढ के निकाल सकती। जल्द मिलेंगे सबूत के साथ, जाइए। शिरके, सर, इन चारों के कॉल डिटेल्स निकालो और 24 आवर्स इनके ऊपर निगरानी रखो। सर, मुझे लगता है कि इस गुंजन मर्डर केस में ये चारों, वो ऑटो ड्राइवर मिश्रा, कांस्टेबल शिंदे और वो केयरटेकर जगदीश, इनमें से कोई एक इन्वॉल्व है। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए, सब पता चल जाएगा। मुझे भी जानना है कि गुंजन को मारने का और मीना को जिंदा छोड़ने का क्या मोटिव होगा उसका। सर, इन चारों सस्पेक्ट्स के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से ये चारों बारी बारी में बंगले में आते थे। लेकिन सर, ये देखिए, इनमें से एक बंदा इसकी लोकेशन मिश्रा ऑटो वाले की लोकेशन से मैच करती है। इसका मतलब ये है सर कि जिस दिन मर्डर हुआ ये बंगले में गया और उसके पीछे पीछे मिश्रा ऑटो वाला वहां गया। थोड़ी देर बाद मिश्रा वहां से निकला और सर वहां गया जहां गुंजन की डेड बॉडी मिली। थोड़ी देर के बाद मिश्रा वहां से भी निकल गया और सर ठीक 5 मिनट बाद इस बंदे का फोन एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर एक्टिव था। लेकिन मिश्रा ने हमसे बात क्यों छुपाई कि वो मर्डर वाली जगह गया था और मिश्रा के पीछे ये गया? हमारा टारगेट यही है। लेट्स गो। आप यहां? ये घर आपका नहीं है? जी नहीं, ये घर मेरे छोटे भाई अजीत का है। कल उसने गुंजन की आत्मा की शांति के लिए हवन रखा था, इसलिए आए थे। पर आप लोग यहाँ? हमने अजीत की आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है, बुलाएंगे उसे। कौन है भाई साहब? मैं हूँ केलकर गुरुजी। चले पुलिस स्टेशन, आपकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है। चलो शुरू करो। सर, वो हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप है, हमने एक क्लब बनाया हुआ है। उसमें हवलदार शिंदे हमें लड़कियां सप्लाई करता था। जब भी उसे कोई लड़की मिल जाती थी तो वो हमें मैसेज करता था कि बटरफ्लाई हैज़ अराइव्ड। फिर हम चारों दोस्त मिलकर उस लड़की के लिए बोली लगाते थे। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था वो सबसे पहले उस लड़की के साथ मज़े लेता था, और जो सबसे कम बोली लगाता था उसका नंबर सबसे बाद में। तुम्हें वो लड़कियां, वो ऑटो ड्राइवर मिश्रा सप्लाई करता था? सर, वो लड़कियों को बंगले पे छोड़ जाता था, फिर हम उसे डॉक्टर हरीश की दी हुई ड्रग देते थे। उससे वो लड़की बेहोश हो जाती थी और जब उसे होश आता था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। सर, इस बार मेरी बोली सबसे कम थी, इसलिए मेरा नंबर चौथे दिन ही आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे, शिंदे ने तो कहा था लड़की है,
पर ये तो औरत है। चलो कोई बात नहीं। तुमने अपने भतीजी के साथ वही किया जो उन तीनों ने किया? नहीं सर, वो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी जैसी। अरे फिर तेरी बेटी जैसी भतीजी को इंजेक्शन क्यों दिया? उसने मुझे पहचान लिया था और मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में किसी को बता ना दे। तू मर्डर केस में तो अंदर जाएगा। एक बात बता, तुझे गोली लगाता था कि पैसा जाता कहाँ था? तुम्हारा बॉस कौन है? सर हमारा कोई बॉस नहीं है, हमारा ये सारा पैसा केयर टेकर जगदीश को जाता था। नजर रखना, मैं आता हूँ। शिर्के सर, इसके तीनों साथियों को जेल में डालो और वो जगदीश किसी भी हालत में मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है सर। सब बताता हूँ सर। मेरा सेठ दुबई में रहता है, 2-4 साल में एक बार ही आता है। मैंने सोचा सर इसका फायदा उठाऊं और पैसे कमा लूं। तुम्हारी इस पैसों की लालच की वजह से कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई पता है तुम्हें? अब सड़ो जिंदगी भर जेल में। बहुत बुरा लग रहा है। आजकल अपने सोसाइटी की हालत बहुत खराब होते जा रही है। जानवर और इंसान में का फासला कम होते जा रहा है। इन 4 लोगों ने अपने मजे के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। ऑटो वाला मिश्रा, हवालदार शिंदे और जगदीश भी उसमें शामिल था। जगदीश अपना बंगला इन घिनौनी हरकतों के लिए भाड़े पे देता था और अच्छे पैसे लेता था। इस केस में दस्तक विक्टिम के लिए नहीं थी, दस्तक उन लोगों के लिए थी जिनके मन में ऐसी घिनौनी इच्छा है और जो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने दस्तक नहीं सुनी और उसका नतीजा आपके सामने। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें